नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमें अपने चारों तरफ देखने पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती है जिनकी आकृतिक आकार और बनावट विभिन्न होती है। इस संसार में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी हुई है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। जिस वायु में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, तारे, बादल, पशु एवं पौधे, पानी की एक बूंद तथा रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ऊपर लिखी गई सभी वस्तुएं कुछ स्थान आयतन घेरती है। प्राचीन काल में भारतीय दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहते हैं। ये पंच तत्व है पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश। उनके अनुसार सभी वस्तुएं इन्हीं पंच तत्वों से बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। प्राचीन काल के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को 5 तत्वों में ही वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थों को रासायनिक, प्राकृतिक और भौतिक गुणधर्म के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के विषय में मुख्य रूप से 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। पहली विचारधारा के अनुसार पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु दूसरी विचारधारा का यह मानना था कि सभी पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर ही बने हैं। आइए एक क्रियाकलाप द्वारा देखते हैं कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप सतत है या कणों से मिलकर बना है। क्रियाकलाप 1। एक 100 मिलीलीटर का बीकर लेकर इसे जल से आधा भरे। बीकर में भरे जल के स्तर पर निशान लगा दें। कांच की छड़ की सहायता से दिए गए नमक या शर्करा को जल में घोल दें। जब हम नमक को जल में घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के खाली स्थानों में चले जाते हैं। जल के स्तर में आए परिवर्तन को देखें। आपके अनुसार शर्करा या नमक का क्या हुआ? ये कहाँ चले गए हैं? क्या जल के स्तर में कोई परिवर्तन आया? इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमें इस विचार को मानना होगा कि सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में बीकर में डाली गई शर्करा या नमक अब पूरी तरह से पानी में घुल गई है। पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं? क्रियाकलाप 2। 100 मिलीलीटर पानी में पोटेशियम पैरामैग्नेट के 2 या 3 क्रिस्टल घोल लें। प्राप्त घोल में से 10 मिलीलीटर घोल निकाले हुए उसे 90 मिलीलीटर जल में मिला दें। फिर दोबारा प्राप्त घोल में से 10 मिलीलीटर निकालकर उसे 90 मिलीलीटर जल में मिला दें। इसी प्रकार इस क्रिया को 5 से 8 बार तक करें। क्या जल अब भी रंगीन है? कल्पना कीजिए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। हर बार तरणकृत करने पर घोल का रंग हल्का हो जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। इस प्रयोग से पता चलता है कि पोटेशियम पैरामैग्नेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टल पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर को भी रंगीन कर देते हैं। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम पैरामैग्नेट के एक क्रिस्टल में छोटे छोटे अनेक सूक्ष्म कण होते हैं तथा ये कण छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। अंत में यह स्थिति आ जाती है कि ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं हो सकते। यह प्रयोग हम पोटेशियम पैरामैग्नेट की जगह 2 मिलीलीटर डेटॉल से भी कर सकते हैं। लगातार तरणकृत करने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्रियाकलाप 1 और 2 में शर्करा, नमक, डेटॉल या पोटेशियम पैरामैग्नेट के कण समान रूप में पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम कॉफी, चाय या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में चले जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह होती है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्रियाकलाप 3। किसी कमरे में कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने नज़दीक जाना पड़ता है? अब अगरबत्ती को जला दें। क्या होता है? क्या
दूर से ही आपको इसकी सुगंध मिलती है। अपने प्रेषण को नोट करें। क्रियाकलाप 4, जल से भरे 2 बीकर ले। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानीपूर्वक एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे बीकर में शहद डाल दें। इनको अपने घर के कमरे के एक कोने में रख दें। अपने प्रेषण को नोट करें। स्याही की बूंद डालते ही आपने क्या देखा? शहद की बूंद डालते ही आपने क्या देखा? स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितना समय लगता है? क्रियाकलाप 5, एक गर्म पानी से भरे बीकर तथा दूसरा ठंडे पानी से भरे बीकर में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम पैरामैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और बिना हिलाए उसे एक ओर रख दें। क्रिस्टल को नीचे सतह पर बैठने दें। बीकर में ठोस क्रिस्टल के ऊपर क्या दिखाई देता है? थोड़ा समय बाद क्या होता है? इससे द्रव्य और ठोस के कणों के बारे में क्या पता चलता है? तापमान के साथ मिश्रित होने की दर क्यों और कैसे बदलती है? इन तीनों क्रियाकलापों 3, 4, 5 से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, अर्थात कणों में गति होती है। तापमान बढ़ने के साथ साथ कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने के साथ साथ कणों की गति भी बढ़ जाती है। उपरोक्त 3 क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण परस्पर एक दूसरे के साथ अतः मिश्रित हो जाते हैं। यह कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः परस्पर मिलना ही विसरण कराता है। हम यह भी जानते हैं कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा किस कारण होता है? पदार्थ का कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्रियाकलाप 6, इस खेल को एक मैदान में खेलें। बताए अनुसार 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह बिहू नर्तकों की तरह एक दूसरे के पीछे से कसकर पकड़कर बनाएं। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से शिरा मिलाकर एक श्रृंखला बना ले। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूहों में बांटने का प्रयत्न करें। किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? मान लो हर विद्यार्थी पदार्थ का एक कण है, तो किस समूह के कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल के साथ पकड़ रखा था? क्रियाकलाप 7, लोहे की कील, चाक का टुकड़ा तथा एक रबड़ बैंड ले। इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर तोड़ने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल के साथ एक दूसरे से जुड़े हैं? क्रियाकलाप 8, एक थाली में जल लेकर उसे अपने उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह कटती है? जल की सतह न कटने का क्या कारण है? उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ जोड़े रखता है। प्रत्येक पदार्थ में यह आकर्षण बल अलग अलग होता है। पदार्थ की अवस्थाएं, अपने चारों ओर के पदार्थों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि पदार्थ मुख्यतः 3 रूपों ठोस, द्रव और गैस में होते हैं। किसी भी पदार्थ की ये तीनों अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होते हैं। अब हम पदार्थ के तीनों अवस्थाओं के गुणों को विस्तार से पढ़ेंगे। ठोस अवस्था। क्रियाकलाप 9, निम्नलिखित वस्तु लीजिए। किताब, पेन, सुई और धागे का टुकड़ा। पेंसिल की सहायता से वस्तु के आकार का रेखा चित्र बनाएं। क्या इन सभी का स्थिर आयतन, निश्चित आकार तथा स्पष्ट सीमाएं हैं? इन पर हथौड़ा मारना या गिराने से क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे से विसरण होता है? बल लगाकर इनको संपीड़ित करने की कोशिश करें। क्या इनका संपीड़न संभव है? उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक स्थिर आयतन, स्पष्ट सीमाएं तथा निश्चित आकार व नगण्य संपीड़ितता होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस वस्तु अपना आकार नहीं बदलती है। बल लगाने पर ठोस वस्तु टूट सकती है, लेकिन इसके आकार में परिवर्तन नहीं आता, इसलिए ये मजबूत होती है। निम्नलिखित पर चर्चा कीजिए। रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसके आकार में परिवर्तन आ सकता है? क्या यह ठोस है? विभिन्न प्रकार के बर्तनों में चीनी और नमक रखने पर वे उन्हीं बर्तनों के आकार को ग्रहण कर लेते हैं। क्या यह ठोस है? स्पंज ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है, क्यों?
ये सभी ठोस हैं क्योंकि वहाँ बल लगाए जाने पर रबर बैंड के आकार में परिवर्तन आ जाता है और बल हटा लेने पर यह वापस अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने से यह टूट जाता है। हम नमक या शर्करा को अपने हाथ में लें या फिर किसी जार या प्लेट में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार में कोई बदलाव नहीं आता है। स्पंजों में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु समाविष्ट होती है। जब हम इसे दबाते हैं तो वह वायु बाहर आ जाती है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। द्रव्य अवस्था क्रियाकलाप 10। इनमें निम्नलिखित वस्तुएं लीजिए। जल, शीतल पेय, जूस, दूध, खाना पकाने का तेल, विभिन्न आकार के बर्तन। प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों पर 50 मिलीलीटर का निशान लगा लें। लिए गए इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? किसी एक द्रव को 50 मिलीलीटर मापकर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालिए। क्या इसका आयतन प्रत्येक बार एक समान रहता है? क्या द्रव्य के आकार में कोई परिवर्तन होता है? क्या द्रव्य एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ने पर आसानी से बहता है? परीक्षण से हम पाते हैं कि द्रव्य का आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं। द्रव्य को हम जिस बर्तन में डालते हैं ये उसी का आकार ले लेते हैं। सभी द्रव्यों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये तरल होता है, दृढ़ नहीं। क्रियाकलाप 4 और 5 में हमने देखा कि द्रव्य और ठोस का विसरण द्रवों में ही होता है। वातावरण में उपस्थित गैसें विस्तृत होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषतः कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन पौधों तथा जलीय वस्तुओं के लिए आवश्यक होती है। सभी प्राणी जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली हुई ऑक्सीजन द्वारा सांस लेते हैं। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव्य में ठोस, द्रव्य और गैस तीनों का विसरण हो सकता है। द्रवों में विसरण की दर ठोसों से अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव्य अवस्था में पदार्थों के कण स्वतंत्र रूप में गति करते हैं और द्रव्य के कणों में रिक्त स्थान ठोसों की तुलना में अधिक होता है। गैसीय अवस्था, आपने उस गुब्बारे वालों को अवश्य देखा होगा जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे में हवा भरता है। उससे पूछे कि वह एक सिलेंडर से कितने गुब्बारों में हवा भरता है। उससे पता लगाए कि सिलेंडर में भरी हुई गैस कौन सी है। क्रियाकलाप 11। 100 मिलीलीटर की 3 सिरिंज लेकर उनकी सिरे को रबर के कोर्क से बंद कर दे, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा लीजिए। पहली सिरिंज में हवा रहने दीजिए, दूसरी में जल और तीसरी में चाक के कुछ टुकड़े भर दीजिए। अब पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। सिरिंज के पिस्टन को गतिशील करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा दीजिए। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने का प्रयास कीजिए। आपने क्या देखा? किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया? अपने परीक्षण से आपने क्या निष्कर्ष निकाला? हमने देखा कि गैसों की संपीड़ितता ठोसों एवं द्रवों से काफी अधिक होती है। हमारे घरों में प्रयोग होने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी या अस्पतालों में उपयोग होने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग वाहनों में किया जाता है। संपीड़ितता काफी अधिक समय होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है तथा सिलेंडर को एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से हम यह पता लगा सकते हैं कि रसोई में क्या पकाया जा रहा है। खाने की गंध हम तक किस तरह पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। गंध के कण वायु द्वारा और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की सुगंध हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के विसरण से करें। गैसों का अन्य गैसों में विसरण कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण बहुत तीव्रता से होता है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अत्यधिक तीव्र और अनियमित होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में तथा बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवारों पर गैस का दबाव गैस कणों द्वारा
प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण बनता है। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? अपने परीक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रहता है। ठोस जैसे बर्फ, द्रव जैसे जल, गैस जैसे जलवाष्प। अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ के अंदर क्या होता है? अवस्था बदलने से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं जानना चाहिए? तापमान परिवर्तन का प्रभाव। किरक्राफ्ट वाला एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लेकर चित्र अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दे कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा है। बीकर को धीमी आंच पर गर्म करना शुरू करें। जब बर्फ पिघलने लगे तब तापमान नोट कर लें। जब पूरी बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो तापमान पुनः नोट करें। ठोस के द्रव अवस्था में बदलते समय होने वाले परिवर्तनों को कॉपी में नोट करें। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और जल को हिलाते हुए गर्म करें जब तक जल उबलने न लगे। जब तक कि अधिकतर जल वाष्प न बन जाए तब तक थर्मामीटर की माप पर बराबर नजर रखें। जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में परीक्षण को पुनः नोट करें। ठोस को तापमान बढ़ने से उसके कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। ऊर्जा ग्रहण करके कण अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। अंत में एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है उसे गलनांक कहते हैं। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। बर्फ का गलनांक 273.15 के है। ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संगलन भी कहते हैं। सभी ठोसों के गलन की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है? गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के समय आपने देखा होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद तापमान तब तक नहीं बदलता जब तक कि संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बाद भी ऐसा ही होता है। इस ऊष्मा का उपयोग कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में किया जाता है। क्योंकि तापमान में बिना किसी प्रकार की वृद्धि दर्शाए बर्फ इस ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। यह ऊर्जा बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ गुप्त से अभिप्राय छुपी हुई ऊष्मा से है। वायुमंडलीय दाब पर किसी भी 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा की तुलना में अधिक होती है। जल में ऊष्मीय ऊर्जा देने पर इसके कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी अधिक ऊर्जा आ जाती है कि वे अपने बीच के आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव्य गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है वह द्रव्य का क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक एक समष्टि गुण है। द्रव्य के सभी कणों को इतनी ऊष्मीय ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। जल के लिए ये तापमान 373 केल्विन है। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा की परिभाषा लिख सकते हैं? इसे वैसे ही परिभाषित कीजिए जिस तरह हमने संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया है। भाप अर्थात वाष्प के कणों में 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। इसका कारण यह है कि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। अतः निष्कर्ष यह है कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। हमने देखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। ऊष्मा देने पर पदार्थ ठोस से द्रव्य और द्रव्य से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं
जो द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस द्रव्य से सीधी गैसीय अवस्था में और वापस ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। क्रियाकलाप 13। थोड़ा सा अमोनिया क्लोराइड या कपूर ले और इसे पीसकर चीनी की प्याली में डाल दें। इस प्याली में ऊपर एक कीप को उल्टा कर रख दें। इस कीप के दूसरे सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख दें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब इसे धीरे धीरे गर्म करें और ध्यान से देखें उपरोक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पदार्थ का द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस द्रव से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। गैस से सीधे ठोस से बढ़ने की प्रक्रिया को निष्पेषण कहते हैं। दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम जानते हैं कि पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दबाव डालने तथा संपीड़न करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो सकती है? तापमान घटने तथा दाब के बढ़ने से गैस द्रव में बदल सकती है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर एकीकृत किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप एक एटमॉस्फेयर ATM हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में बदल जाती है। इसी कारण ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को शुष्क बर्फ या आइस कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पदार्थ की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस तापमान और दाब पर निर्भर करती है। वाष्पीकरण। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव दाब बदलना या ऊष्मा देना जरूरी है? क्या आप अपने दैनिक जीवन में ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए कोई द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? जल खुली अवस्था में रहने पर धीरे धीरे वाष्पित हो जाता है, गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ? हम क्या जानते हैं? हम यह जानते हैं कि पदार्थ के कण सदैव गतिशील रहते हैं। एक निश्चित ताप पर ठोस, द्रव्य या गैस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। कुछ द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कई अंशों में इतनी अधिक गतिज ऊर्जा होती है कि वे अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव को वाष्प में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। यह हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसे समझते हैं। क्रियाकलाप 14। एक प्रकनली में 5 लीटर जल लेकर इसे पंखे के नीचे रख दे। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 लीटर जल लेकर उसे भी पंखे के नीचे रख दे। खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 मिलीलीटर जल लेकर उसे किसी अलमारी के अंदर रख दें। कमरे का तापमान नोट करें। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगा समय भी नोट करें। बारिश के दिन भी इन क्रियाकलापों को करके अपने प्रेशर नोट करें। वाष्पीकरण के दिए गए कारकों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तापमान का प्रभाव, वायु की चाल और सतह का क्षेत्र। आपने कभी देखा होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के कारण बढ़ती है। सतह क्षेत्र के बढ़ने पर हम जानते हैं कि वाष्पीकरण का एक सतही प्रक्रिया होती है। सतही क्षेत्र के बढ़ जाने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़ों को सुखाने के लिए उन्हें फैला दिया जाता है। तापमान में वृद्धि होने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है और वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी आने पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा में निश्चित होती है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। वायु की गति में वृद्धि होने पर हमें पता है कि तेज वायु में कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। वायु की तेजी के कारण जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? खुले बर्तन में रखे हुए द्रव में लगातार वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के कारण कम हुई ऊर्जा को पुनः पाने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार आसपास से ऊर्जा
अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। क्या होता है जब आप एसीटोन नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव्य को अपनी हथेली पर रखते हैं? ये कण आपकी हथेली पर रखने से ऊर्जा प्राप्त कर वर्गीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद शाम को लोग अपने छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतलता प्रदान करती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? शारीरिक श्रम के कारण हमें गर्मियों में ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। हमें पता है कि वाष्पीकरण के समय द्रव्य के कण हमारे शरीर या आसपास की ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। क्योंकि सूती कपड़े जल अधिक अवशोषित करते हैं, इसलिए हमारा पसीना इनमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? किसी बर्तन में जब हम बर्फीला जल रखते हैं तो शीघ्र ही बर्तन की बाहरी सतह पर जल की छोटी छोटी बूंदें नजर आने लगती हैं। जब वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आने पर कमी हो जाती है और वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है, तो हमें जल की बूंदों के रूप में दिखाई देने लगता है। इसे भी जानिए। हम अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं: बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा पदार्थ की इस अवस्था में कण अधिक उत्तेजित और अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं। इन कणों का रूप आयनीकृत गैस जैसा ही होता है। नियॉन बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब प्लाज्मा के 2 उदाहरण हैं। नियॉन बल्ब में नियॉन गैस, जबकि फ्लोरोसेंट ट्यूब में हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। जब इसमें से विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है तो यह गैस आयनीकृत अर्थात आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से बल्ब या ट्यूब के भीतर चमकीला प्लाज्मा बनता है। गैस के स्वभाव के अनुसार ही इस प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। सूर्य और तारे भी प्लाज्मा के कारण ही चमकते हैं। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा तैयार होता है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सन 1920 में प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था ज्ञात करने के लिए कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था के बारे में बताया, जिसका नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट BEC रखा गया। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल, वोल्फ्गैंग कैट्रेल और कार्ल E वेमिनो को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। सामान्य वायु के घनत्व के 1/1000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को अत्यधिक कम ताप पर ठंडा करने पर BEC बनता है। पदार्थ की 4थी और 5वीं अवस्था की और अधिक जानकारी इस पर प्राप्त कर सकते हैं।